दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी। आज हम रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग का पार्ट सेकंड लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। अभी हम आगे की जो कंडीशंस की जो एंट्रियाँ हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस की कुछ एंट्रियाँ, उनको भी हम यहाँ लेंगे। एक उससे पहले अभी तक हम जो परचेज से रिलेटेड जो एंट्री हम कर रहे थे, उसमें हम परचेज या परचेज रिटर्न ना लिखते हुए हम डायरेक्ट गुड्स का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर हम गुड्स अकाउंट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके पार्ट्स ही फिर हम उस जनरल एंट्री के लिए यूज में लाएंगे। तो आप सबसे पहले इस गुड्स अकाउंट्स को हम सिक्स टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट परचेज। देखिए, सबसे पहले जिन अकाउंट्स जिनको हम गुड्स लिख रहे थे, अब उनके जो पार्ट्स हैं, गुड्स को हम इग्नोर कर देंगे, उसके पूरे पार्ट्स लिखेंगे। एक्चुअली में जब गुड्स अकाउंट जो है रियल अकाउंट हमने मान के चले थे एज पर रूल, तो इनके जो पार्ट्स होंगे वह भी रियल अकाउंट ही होंगे। तो सबसे पहले हमने परचेज अकाउंट लिया। इसके बाद अगला इसका जो पार्ट है, इसका अपोजिट कर दीजिए, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न फिर इसका तीसरा पार्ट सेल्स अकाउंट। फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसके बाद स्टॉक। और लास्ट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब आप ये देखिए, इस गुड्स के हमने 6 टाइप किए: परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इस प्रकार जहां हमने एंट्री में गुड्स लिया था, यदि माल खरीदा होगा तो हम उसको गुड्स की जगह हम एंट्री में परचेज यूज करेंगे। यदि हमने परचेज किया हुआ माल रिटर्न किया है तो उसका परचेज रिटर्न। यदि माल बेचा है, किसी कस्टमर्स को हमने माल बेचा है, तो उसकी जगह सेल्स। यदि उस कस्टमर्स ने हमें वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न। इसके बाद स्टॉक। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक भी यूज में उसके 2 पार्ट्स कर सकते हैं। और एक है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर या चालान पर भेजा हुआ माल। वैसे तो ये पूरा एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में हम इसको अगर चैप्टर के रूप में देखेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। अब आप ये देखें, इसके बेस पर जो 1 या 2 एंट्री में आपको इस गुड्स से रिलेटेड जो एंट्री हम लोग कर चुके हैं उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे गुड्स
purchased from Ram ₹5,000। अब आप ये देखिए इस एंट्री को आपने जब जिस समय एंट्री हमने निकाल उसमें एंट्री में से उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसके अकाउंट निकाले थे तो ये रियल अकाउंट था और ये आपका पर्सनल अकाउंट था। रियल अकाउंट का रूल व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट, यानी आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट करेंगे और ये जो राम है, राम से हम माल खरीद रहे हैं तो इस पर्सनल अकाउंट का रूल पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, यानी ये देने वाला है तो क्रेडिट होगा। अब आप ये देखिए ये गुड्स या तो इसका जो मेन अकाउंट हमने स्टार्टिंग में समझाने के लिए गुड्स अकाउंट को लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पर परचेज जो है गुड्स की जगह परचेज अकाउंट को यूज करेंगे, यानी जब हम एंट्री करेंगे तो अकाउंट ये जो है गुड्स की जगह अब हम परचेज शब्द को यूज करेंगे। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपने राम को माल लौटा दिया होता, गुड्स रिटर्न टू राम होता, तो फिर वहां पर हम परचेज रिटर्न गुड्स की जगह परचेज रिटर्न ले लेते। मान लीजिए एक एंट्री और हम करें, जैसे मान लीजिए सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹2,000। अब यहाँ आप ये देखिए पहले हमने गुड्स को लिया, ये भी रियल अकाउंट, मोहन को लिया, ये आपका पर्सनल अकाउंट, मोहन रिसीवर है डेबिट कर दिया, माल जा रहा है क्रेडिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जब माल बेचा है तो अब गुड्स की जगह उसका एक ये पार्ट्स है सेल्स अकाउंट के रूप में लिखा जाए। अब ये देखिए मोहन ने हमें माल वापस किया होता तो वो गुड्स की जगह सेल्स रिटर्न यूज करते। इस तरीके से अब हम इस गुड्स अकाउंट के पार्ट्स को ही यूज करेंगे, ना कि गुड्स लिखेंगे। नेक्स्ट कंडीशंस और भी कुछ एंट्रियां हैं, उनको हम क्लियर कर लें। गुड्स से रिलेटेड जो एंट्री हैं उन कंडीशंस को और भी क्लियर करेंगे। देखिए आप, जैसे एक एंट्री में यहाँ लिख रहा हूँ गिव चैरिटी एज कैश ₹150 एंड गुड्स ₹200। अब कंडीशंस देखिए, आपने दान दिया है कैश के रूप में ₹150 और माल के रूप में ₹200। यहाँ आप ये देखिए, यहाँ हम अकाउंट निकालते हैं जैसे हम करते चले आ रहे हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होगा क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंसेज है। कैश रियल अकाउंट एंड गुड्स भी रियल अकाउंट। अब आप ये देखिए एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट। अब आप ये देखें यहां पर पैसा आ रहा है या जा रहा है, हम रूल लगाएं रियल अकाउंट का
आने वाली वस्तु या संपत्ति डेबिट, जाने वाली वस्तु या संपत्ति क्रेडिट। पैसा जाएगा, जब हम दान के रूप में पैसा भी दे रहे हैं तो जाएगा, और माल भी जाएगा, गुड्स भी जाएगा। लेकिन यहाँ अब आप समझिए, गुड्स हमें नहीं लिखना, क्योंकि उस 6 पार्ट्स में से जो हमने 6 भाग दिए थे उसके, उनमें से कोई सा एक चूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। क्या अकाउंट लिखा जाएगा? परचेज। परचेज अकाउंट। अब आप ये देखिए, पर सेल्स क्यों नहीं लिखा? यहां पर ये बच्चे जो हैं इसको क्लियर कर लें। परचेज अकाउंट, जो हम माल दान में देते हैं, हमारे यहाँ से गुड्स जा रहा है, जितनी प्राइस में हमने उसको परचेज किया था उतनी प्राइस पर ही उसको एज ए डोनेशन या चैरिटी के रूप में देंगे। उसको सेलिंग प्राइस पर नहीं दिया जाता, इसलिए हम वहाँ पर परचेज ही लिखेंगे। इसके बाद एक कंडीशन इसकी और समझिए। जैसे मान लीजिए आपने फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, गुड्स वर्थ रुपीज 50 were distributed as free sample। अब आप ये देखिए, यहाँ पर अकाउंट्स कौन कौन से निकलते हैं। ये आपका रियल अकाउंट, ना तो हमने वर्थ कोई अकाउंट है, ना वर है, ना डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कोई अकाउंट नहीं समझाया। जो हमने उसको चार्ट के रूप में हमने अकाउंट देखे थे। अब आप ये देखिए, जब हम माल फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक अकाउंट, एक अकेला तो होगा नहीं, निश्चित है कि एक अकाउंट और होगा। ये अकाउंट का नाम हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट निकाल के लेकर आएंगे, यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के की जगह हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक तरीके से ये जब हम फ्री सैंपल दे रहे हैं तो हम अपने गुड्स का या अपनी फर्म का विज्ञापन कर रहे हैं। क्योंकि फ्री सैंपल के रूप में किसी गुड्स को दे रहे हैं या जो है कैश के रूप में दे रहे हैं, जो भी है, तो यहाँ पर हम गुड्स दे रहे थे, तो यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को लेकर आएंगे। और ये जो अकाउंट एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट। इस तरीके से आप देखिए, माल जा रहा है यानी क्रेडिट कर देंगे, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम डेबिट कर देंगे। क्लियर हुआ ये कि जब हम माल का फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में जाएगा। एक और कंडीशन आप क्लियर करिए इसमें, गुड्स वर्थ रुपीज 200 was lost in fire। यानी 200 रुपए के माल में आग लग गई या आग से नुकसान हो। यहाँ पर देखिए आप, जब 200 रुपए का माल जला आग से, ये गुड्स अकाउंट है, ये रियल अकाउंट।
और यहाँ पर भी हम लॉस इन फायर यानी एक अकाउंट लेंगे, लॉस बाय फायर। कहने का मतलब ये है, चाहे वो आग से जला है तो हम उसको लॉस बाय फायर लिखेंगे, यदि वो माल चोरी गया है तो हम उसको लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में लेके जाएंगे। और ये जो है नॉमिनल अकाउंट है। अब आप ये देखिए, यहाँ गुड्स आपका कोई परचेज अकाउंट आएगा, यहाँ भी पर गुड्स परचेज अकाउंट आएगा, क्योंकि गुड्स तो अब हमें लिखना नहीं है, उसके पार्ट्स ही लिखना है। इस तरीके से ये आपका जो है क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि माल की कमी हो रही। कमी होना मतलब कमी कब होगी? जब हमारे यहाँ से माल जाएगा, मतलब जितना माल हमारे पास रखा था उसमें से कम हुआ, मीन्स गोजा। और ये नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेज है, इसको भी हमने डेबिट किया। नेक्स्ट देखिए, गुड्स स्टोलन। रुपीस 4। अब आप ये देखिए, माल से चोरी या चोरी से हानि हुई, तो अब आप यहाँ भी गुड्स क्लियर है, रियल अकाउंट। स्टोलन कोई अकाउंट नहीं है, इसको हम लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट। ये लॉस बाय थेफ्ट जो अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, यानी गुड्स की जगह हम परचेज अकाउंट को यूज करेंगे। वो ये आपका क्रेडिट होगा और ये आपका डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि लॉस है, एक्सपेंसेस, लॉस। इस तरीके से ये गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन थे, जो बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगते थे, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब शायद मेरे नज़र में इससे रिलेटेड कोई कंडीशंस में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा बैंक से रिलेटेड और चेक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखते हैं, और इसके बाद फिर हम इनके न्यूमेरिकल और किस फॉर्मेट में करना है उस पर हम आएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हम एक चेक के बारे में बात करें। चेक एक्चुअली में एक कागज का टुकड़ा है, कोई इसमें डैश डैश जो भी रुपीज है यहाँ लिखा होगा, यानी मैं इसको चेक लिखा। चेक 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंपल चेक, दूसरा क्रॉस। अब आप देखिए, सिंपल चेक, आप सीधा चेक आपका जो है किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से हमें मिला या हमने उसको दिया, और हम उसको सीधे बैंक में लेकर जाएंगे और बैंक हमें उसका कैश विड्रॉ कर लेगा या उसको भुगतान कर देगा, या हम उसका पेमेंट लेके आ जाएंगे, वो आपका सिंपल चेक होगा। लेकिन यदि इस चेक के यहाँ पर इस किनारे पर 2 आड़ी लाइन या तिरछी लाइन अगर खींच दी जाती हैं, उसमें हम लिख दें ओनली अकाउंट पे ही, या ना भी लिखें, अगर ये तिरछी लाइन खींच दी तो ये चेक क्रॉस चेक हो गया। और ऐसी स्थिति में बैंक आपको सीधे भुगतान नहीं करेगा, या उस व्यक्ति को जिसको आपने चेक दिया उसको सीधा भुगतान नहीं करेगा। उसके बैंक अकाउंट में ये इस चेक का पैसा पहले ट्रांसफर होगा, इसके बाद वो खाता धारक उस पैसे को निकाल पाता है। तो इस तरीके से ये चेक 2 टाइप्स होगा, सिंपल चेक एंड क्रॉस चेक। अब आप ये देखिए, बिल्कुल पहले अब इसकी हम एंट्री समझें।
एक तो बैंक में पैसा जमा करने की, मैं यहाँ पर एक साथ एंट्री ले रहा हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट और करंट अकाउंट में आपने अगर डिपॉजिट किया है तो देखें डिपॉजिटेड विद बैंक इन फिक्स्ड डिपॉजिट इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ₹2000 and in current account ₹5,000। अब इस ट्रांजैक्शन की हम एंट्री करेंगे। हमने क्या किया, फिक्स बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में और करंट अकाउंट में पैसा जमा किया है। अब आप ये देखिए यहाँ पर जो है आपकी एंट्री, आपके यहां से क्या जा रहा है भाई, कैश जा रहा है, जबकि कैश कहीं लिखा नहीं है। यानी आपने डिपॉजिट किया, क्या जब डिपॉजिट किया नहीं लिखा, छुपा हुआ है इसमें, यानी कैश। एक अकाउंट निकल के आया डीएल। अब आप ये देखिए, आपने या बैंक के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में एंड करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है। तो ऐसी स्थिति में आप पैसा जमा तो कर रहे हैं बैंक में, तो रिसीवर तो हो गया बैंक, लेकिन किस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, एक तो फिक्स डिपॉजिट में एंड दूसरा करंट अकाउंट। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल सी एक एंट्री कर सकते थे, जैसे आपने डिपॉजिटेड विद बैंक, बैंक में पैसा जमा किया। यहाँ अगर देखते तो बैंक अकाउंट यहाँ एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आ रहा है। अब देखें, आप फिक्स डिपॉजिट को भी करंट अकाउंट को भी हम डेबिट कर रहे हैं। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो बैंक यहाँ चेक से रिलेटेड नहीं है। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, यानी SBI होगा, पंजाब नेशनल बैंक होगा या बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, जो भी बैंक है। तो ये जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में अब आप ये देखिए, इसके रूल देखें कि कैश जा रहा है और बैंक रिसीवर है, डेबिट होगा, लेकिन बैंक में नहीं होगा। बैंक की जगह हम इन दोनों अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर बैंक ना करते हुए हम इन दोनों अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश हमारे यहाँ से जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशंस देखिए। अब हम चेक से रिलेटेड कंडीशंस को समझें। जैसे एक ट्रांजैक्शन दिया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹2000। अब यहाँ कंडीशंस देखिए, राम से चेक मिला। राम से जब चेक मिला है तो चेक आप देखें, यहाँ पर चेक कोई अकाउंट मैंने नहीं समझाया, रिसीव फ्रॉम राम। अब यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मैं अभी ये जो चेक के टाइप्स मैंने आपको समझाए, एक सिंपल चेक और क्रॉस चेक। जब तक हमें क्रॉस चेक के बारे में ना लिखा हो, हम उसको हमेशा सिंपल चेक ही मानेंगे।
क्रॉस चेक अगर लिखा हुआ है तो ही क्रॉस चेक मानेंगे। अब यहाँ कंडीशंस देखिए, चेक को यहाँ पर हम बैंक वर्ड यूज करेंगे, बैंक शब्द यूज करते हैं। एक तो अकाउंट हो गया आपका राम, दूसरा अकाउंट हो गया आपका बैंक। अब यहाँ आप ये देखिए, यहाँ पर जो है सिंपल चेक माना है तो बैंक नहीं, यहाँ पर हम इसको कैश लेंगे। क्रॉस चेक में हम इसको बैंक मानते हैं क्योंकि वो बैंक में डिपॉजिट होगा, ये कैश। अब आप ये देखें, कैश आपका रियल अकाउंट, पैसा आ रहा है, डेबिट कर दिया, और ये आपका पर्सनल अकाउंट है और इसको आपने जो है राम देने वाला है तो क्रेडिट कर दिया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से चेक मिला तो हम इसकी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्योंकि सिंपल चेक है। अब आप ये देखिए, इसी कंडीशन को अगर हम लेते हैं, क्रॉस चेक रिसीव फ्रॉम राम, कंडीशन सेम ली है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप ये देखें, क्रॉस चेक रिसीव फ्रॉम राम, यहां पर क्रॉस चेक रिसीव हुआ है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि सीधे बैंक गए और कैश लेके आ गए, मीन्स कैश नहीं होगा। यहाँ पहले ये जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, यानी बैंक में आपका डिपॉजिट होगा। तो ये आपका जो है यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हम ले लें बैंक को, और राम को हम यहाँ पर ले लें दोनों ही पर्सनल, यानी रिसीवर आपका डेबिट हो गया और ये राम आपका क्रेडिट। क्लियर हो गया? सिंपल चेक है तो हम उसको कैश, और यदि क्रॉस चेक है तो हम उसको बैंक लेके या बैंक मान के ही चलेंगे। अब ये तो बात आ गई आपके रिसीप्ट की चेक। यदि मान लीजिए पेमेंट करते हैं, अब आप पेमेंट में देखिए कंडीशंस को समझें। Paid to Ramesh by check. ₹5 रमेश को चेक से भुगतान किया। अब आप ये देखिए, यहाँ पर सिंपल चेक है, मैं इसी को कंडीशंस को फिर लिख रहा हूँ। पेड टू रमेश बाय क्रॉस चेक ₹500। यहाँ पर सिंपल चेक है और दूसरा क्रॉस चेक है। ये क्लियर है? रमेश पर्सनल अकाउंट है, यहाँ भी पर्सनल। लेकिन जब चेक से पेमेंट करते हैं, आपके अकाउंट से यानी आपके बैंक से ही पैसा निकल के जाएगा। तो ऐसा नहीं है यहाँ जब भुगतान की स्थिति में कि हम उसको कैश कर दें, तो ये आपका बैंक ही होगा, ये भी बैंक होगा, और ये दोनों आपके रमेश यहाँ भी रिसीवर है, डेबिट कर देंगे, यहाँ भी डेबिट कर देंगे, लेकिन पैसा आपके यहाँ से जा रहा है यानी इसको क्रेडिट करेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई कि आप देखिए, जब सिंपल चेक, जब हम पेमेंट सिंपल चेक से जब भुगतान करते हैं तो वो चाहे क्रॉस चेक हो या सिंपल चेक हो, दोनों कंडीशन में बैंक ही क्रेडिट होगा। लेकिन जब रिसीव्ड होता है चेक, तो सिंपल चेक जब रिसीव्ड होगा तो कैश
डेबिट होगा और क्रॉस चेक जब रिसीव्ड होगा तो बैंक डेबिट होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें एक कंडीशन और समझिए, जैसे मान लीजिए ये कंडीशंस आपको रिसीप्ट की, चेक की रिसीप्ट की कंडीशन अगर मैं एक जो एंट्री स्टार्टिंग में हमने ली थी और उसमें डेट दी हुई, मान लीजिए जनवरी 1 को हमें रमेश या राम से चेक, हम वही एंट्री लिख लें, राम से चेक रिसीव हुआ था, चेक रिसीव फ्रॉम राम ₹2000। मैंने वही एंट्री ली है जो पिछली एंट्री ली थी, लेकिन डेट दे दी मैंने। अब आप ये देखिए, राम से फ्रॉम राम ₹2000, चेक रिसीव फ्रॉम राम ₹2000 और डेट दी हुई है जनवरी 1 को, मान लीजिए ये हमें चेक मिला। हमें मालूम है कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब आपको क्लियर है कंडीशंस, और राम क्रेडिट होगा, यानी एंट्री हमने की कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यही एंट्री हमने समझी पहले। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हुई जनवरी 1 की। अब आप इसी चेक को एक डिफरेंट डेट पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ चल रहे हैं जनवरी 4 में, ये चेक आपने बैंक में जमा किया, राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आप ये देखें, यहाँ पर ये जो राम का चेक जनवरी 1 को मिला था, हमने जनवरी 4 को जाकर, हम सेम डे में हमने नहीं जमा किया, जनवरी 4 में हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया। अब कंडीशन समझिए आप, ये यहाँ राम्स अकाउंट जरूर दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई राम का अकाउंट कोई नहीं है। इसको हम पहले कैश मान चुके हैं जब हमें ये चेक मिला था। अब आप ये देखिए, यहाँ पर कैश अकाउंट यहाँ है और एक दूसरा अकाउंट आपका बैंक है, यानी कैश आपका रियल अकाउंट और ये आपका जो है पर्सनल अकाउंट। यानी रिसीवर बैंक हो गया और ये चेक हमारे यहाँ से जा रहा है, यानी कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, ये क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अब ये क्लियर हो गई कि ये जो है ये जनवरी 1 को एंट्री चेक रिसीव की थी और जनवरी 4 को ये चेक डिपॉजिट करने की है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ये एंट्री इन दोनों को मिलाकर मैं एक एंट्री बनाऊं, यानी ये सेम डे को जमा अगर कर दें, तब देखिए क्या कंडीशंस होगी। मान लीजिए मैं एक एंट्री ले रहा हूं जनवरी 10, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ₹500 and deposited into bank। इसमें नहीं भी लिखूं मैं सेम डे, अगर लिखा भी है तो सेम डे, मतलब एक कंडीशंस को पढ़ने से क्लियर है कि आपने जनवरी 10 को मोहन से चेक हमने रिसीव किया और उसी सेम डे को हमने बैंक में इसको डिपॉजिट कर दिया। अब कंडीशंस देखिए आप, यहाँ पर
ये मोहन अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा यहाँ बैंक जो है पर्सनल अकाउंट, यानी ये रिसीवर हो गया, यानी सीधा बैंक में आपने डिपॉजिट किया, और ये मोहन जो है वो क्रेडिट हो गया। इस तरीके से ये जो एंट्रियाँ थी, आपने बैंक से रिलेटेड पूरी, चेक से रिलेटेड कंडीशंस की एंट्री क्लियर हुई इसमें, और गुड से रिलेटेड भी एंट्रियाँ हमने क्लियर की। इस तरीके से ये जो पार्ट 2 है रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग का, यानी हमने पूरे रूल्स सीख लिए। अब हम इसको फॉर्मेट में, यानी जनरल के फॉर्मेट में कैसे एंट्री करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, यह अब पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे और समझेंगे।